उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी विजी इस क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच विजी ने अपने आप को थोड़ा सा दूर हटा लिया है। दोनों की बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजी ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण के यथासाध्य बनाने के प्रयत्न से पूछा, वाशिंगटन में कैसा लगा विजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली पलटकर वार भी नहीं कर सकती, कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है। मेरे घर में सब ठीक प्रकार हैं, पिता भाई बहन। विजी ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ बिगड़ कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, यह किस मुख से कहती कि शादी टूट गई है? मनीष का जी मुझसे भर गया है। विजी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। विजी और मनीष के विवाह ना करने में मुकी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं। इस नाटक का वह अधोप्रांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफ़ी और दोगी? विजी से पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप की झंझोरियों से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। विजी ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए, जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने का मूड अब विजी का नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाहिनी बाँह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ। विजी के स्वर में नटराजन को कुछ अंदाज ना हुआ कि विजी की क्या प्रतिक्रिया है, पर विजी ने शायद आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना नहीं रह सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न दे पाकर वह विजी को देखता रह गया। जानती हूँ, विजी ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी हैं। वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविताएं लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है। वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले विजी का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर सारे आंसू आंखों में उमड़ आए। पर वह कहती गई, मैं इसके आगे क्या कहूँ? अत्यंत क्षुद्र उपेक्षणी, मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का भी अधिकार नहीं समझते। नटराजन उठकर विजी के पास बैठ गया। कैसी पागल सी बातें करते हो विजी? तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई होगी, नटराजन कह रहा था और मन ही मन अपने आप को धिक्कार रहा है, क्योंकि उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर भी मुझ से विजी को ना जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजी एकमात्र नेक से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थी, वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि विजी मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीने बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजी के बारे में सोचना भला लगता है। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती है कि शाम को शायद विजी मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी, इसलिए विजी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजरता था। विजी इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बन अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार विजी की हंसी सुना करता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं रहे।
नटराजन अब बैठकर उन खोए गए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजय के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। मुखी फाइन आर्ट की छात्रा है। वह तांबे के पत्र काटती है, चित्र बनाती है। नटराजन से विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया और उसे पूरी छूट दे दी कि मुक्की किराए से एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुक्की ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुक्की ने अपने को एक नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुक्की के साथ घर जमकर रहना नटराज को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खोज बाकी है। यहाँ पास बैठे दरुता विजय मन में जितनी अपनी है वह शायद मुक्की कभी ना होगी। नटराजन एक दर्शक है, उससे इसे अधिक प्राप्त ना होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो गया। ऐसी छन्न दलित जो विजय कभी ना थी। बंधु बांधुओं से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताती हुई विजय को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसमें एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कहा था, विजय के लिए उसके मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी सरल अनकाम लिमिटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्ट दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयाँ नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुक्की जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुक्की भी उसे बांध ना सकी। विजय रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूँ, पर फिर न जाने क्यों बहुत दुर्बल हो जाती हूँ और आंसू नहीं रुकते। विजय तुम अब भी। हाँ नटराजन, मनीष कहा करता है कि प्यार चुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझे इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों मर्मी कठोर नहीं हो पाती। मुक्की मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजय कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर पर वह दीवार को एकटक ताकती रही। फिर उसने आंखें पोंछकर झेपी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों मुझे सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की ताहों में छिप छिप कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे खींच खींच कर कहना चाहती हूँ। हाँ, अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए कुछ तकलीफ से बोला, किसकी चिंता ना करो विजय, मैं हमेशा हरे की बात सुनने को उदित हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता है, हर समय घूमता रहता है। कमरे के बाहर आकर ठंडी हो गई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के आगे विजय का आहत दयनीय हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर उस अपने ऊपर आक्रोश भी की, जो स्वयं को आहत है उसे और दुखी करने से क्या फ़ायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझुलाहट, खूब झकझोर कर विजय को जगह देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा। फिर वह क्यों उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजय की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों को अच्छी तरह परिचित हो गया था, और यह मनीष का लापरवाही व्यक्ति ही कर सकता है कि लगातार पत्र लिखकर विजय को भारत से बुलाया और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेले मेक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराज घर में अकेला रह गया था। एक रसोई सी दोपहर में फ़ोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज़ मनीष को पूछने लगी,
मनीष को अब भी अनेक आवाज़ पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वह कुछ क्षण स्तब्ध हो गया।